बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन बायोलॉजी क्लास में आपको खुशामदीद। कल की क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको अभी बता भी दिया कि चैप्टर नंबर 1 का अब आपको मंडे का एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। उसकी मजीद डिटेल्स आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो उस टेस्ट की तैयारी करिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा। अब चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये समझने के एतबार से, क्योंकि इसके अंदर आप जो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो उनका डायरेक्टली ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से सवालात भी आते हैं और ये चैप्टर आगे के तमाम चैप्टर्स को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सब बातों को समझने से पहले हमें थोड़ी सी ना केमिस्ट्री को समझना पड़ता है। थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखिए, केमिस्ट्री में होते हैं कंपाउंड्स। आपने पढ़ी है, 9th में भी केमिस्ट्री पढ़ी है, आप इंटर में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में होते हैं कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स आप कहते हो ऐसे सब्सटेंस को जिन जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट हैं, उससे मिलके बना हुआ है। इसी तरह मीथेन गैस कंपाउंड है, क्योंकि उसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होती हैं, और वो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके मीथेन बन जाता है। तो इनको आप कंपाउंड्स कहते हैं केमिस्ट्री में, कि अगर आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाए, दैट इज कंपाउंड्स फॉर्म। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स बनता है। अच्छा, अब केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं हम उसको फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है, ये सामने आपके लिखी हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरी कैटेगरी कहलाती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होंगे या आप उनको इन दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको कहते हैं हम? ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मेन एलिमेंट होता है। मेन एलिमेंट होता है कार्बन, और उसके साथ हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होगा। ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन मेन होगा और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, ये आपके पास नीचे 3 एग्जांपल्स लिखी हुई है। एक है ये C6H12O6, ये कहते हैं ग्लूकोज। अब इसमें देख लें, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। दूसरी एग्जांपल आपके सामने CH4, ये मीथेन गैस, इसमें भी आप देख लें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। और तीसरी इथेन है, इसमें भी आप देख लें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं, कार्बन मेन एलिमेंट होता है, जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ज्यादा होते हैं, ये नहीं है कि बहुत कम कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन हाइड्रोजन, नहीं, बहुत है दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके अलावा बाकी तमाम जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको आप इनऑर्गेनिक कह देते हो। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो ये दोनों ही ना हो, ना कार्बन हो ना हाइड्रोजन हो, या एक हो दो ना हो दूसरा ना हो। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन मिसिंग है, हाइड्रोजन है, कार्बन मिसिंग है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसमें सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा ये इनऑर्गेनिक हो गया। वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, लिहाजा ये भी इनऑर्गेनिक हो गया। और HCl, इसमें भी कार्बन मिसिंग है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो ये तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होता या हाइड्रोजन नहीं होता या दोनों ही नहीं होते, ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत हैं, इनऑर्गेनिक भी बहुत हैं। तो फिर हम केमिस्ट्री में दो ब्रांचेस बनाई हुई हमने, एक कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी थी हमें। कंपाउंड्स, अगर दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। अगर वो कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है तो आप कहोगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और अगर कार्बन नहीं है या हाइड्रोजन नहीं है या दोनों ही नहीं है तो आप कहोगे कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब आते हैं हम अपने बायोलॉजी की तरफ। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये लिखा हुआ है इसके आगे। इनको आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बायोकेमिकल्स भी कहते हैं, बायो कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, बायो वर्ड लग रहा होता है सबके आगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायो कंपाउंड्स या बायो मॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स, ये सब एक ही चीज है। ये असल में बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, यानी वो कंपाउंड्स जो लिविंग बॉडी में पाया जाता है उनको आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कंपाउंड है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं आपके पास जैसे NaCl, पोटेशियम, बहुत सारे विटामिन होते हैं आपके पास, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होते हैं, इनके अंदर सेल्स को बना रहे होते हैं, सेल्स के ऑर्गेनल्स को बना रहे होते हैं, जिस्म की काफी चीजें, सारी चीजें जिस्म की बनी हुई होती है इनसे, उनको आप कहते हो बायोकेमिकल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायो कंपाउंड, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स, केमिस्ट्री वाले वो तमाम कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं उनको आप कहते हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब जैसे कि H2SO4, HNO3, ये जो बेस होता है LaOH, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलते, ज्यादा ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है। लेकिन ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, ये सब आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, ज्यादा ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। दूसरी बात, ज्यादातर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कह सकते हैं आप 90 से 95% बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। यानी वही ऊपर अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ाया था ना, वो ज्यादातर हमारी जो बॉडी में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना, जिनको आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हो, वो ज्यादातर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, यानी उनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। ये जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऑर्गेनिक है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होगा, आप देखेंगे अभी पढ़ेंगे। लिपिड्स भी ऑर्गेनिक है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होता है। प्रोटीन भी ऑर्गेनिक है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होता है। न्यूक्लिक एसिड भी ऑर्गेनिक है, विटामिन ऑर्गेनिक होते हैं। बस सिर्फ वो मिनरल्स जो होते हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत कम तादाद में होते हैं, मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे कि नमकियात वगैरह, जो नमक होता है NaCl वगैरह हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये NaCl, इसमें ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, ये इनऑर्गेनिक है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, बॉडी में पाए जाते हैं, लिहाजा इनको आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कह रहे हो क्योंकि ये बॉडी में है मौजूद, लेकिन इनऑर्गेनिक है और बहुत कम है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हो। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मैं भी आपको नीचे नाम बताऊंगा, लेकिन जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं 98% आप कह लो वो तमाम ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। सिर्फ मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। इसलिए आपको ऊपर ऑर्गेनिक की बताई थी बात, क्योंकि ये तमाम आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पढ़ रहे हो, तो इसलिए इनको आपको ऑर्गेनिक का बताया था। अच्छा, इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और इनकी मालूमात बहुत है, बहुत सारे किस्म के बायोमोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिससे हमने इनको पढ़ना सब कुछ। इसके लिए आपने बायोलॉजी की बकायदा एक अलग ब्रांच बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मालूमात भी चाहिए, साथ साथ केमिस्ट्री की भी मालूमात चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को पढ़ना, मॉलिक्यूल्स की सारी चीज़ों को समझने के लिए आप केमिस्ट्री की मालूमात रखना ज़रूरी होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ना होता है, इसकी जो ब्रांच है उसको आप कहते हो बायोकेमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री और बायो दोनों के मिलने से बनी हुई है। नाम में भी देख लें आप, बायोकेमिस्ट्री। तो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, और बायोकेमिस्ट्री के लिए इंसान को बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों में कमांड होनी चाहिए। एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है पूरी दुनिया में, बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस पर ग्रेजुएशन होते हैं, मास्टर्स होते हैं, PhD होती है। आपके जितने भी ये जो दवाइयाँ बना रहे होते हैं, जितने भी आपकी रिसर्च कर रहे होते हैं, ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री वाले ही होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनको आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हो। ज्यादातर ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, सिर्फ मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। और इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ना वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दर हकीकत बायोलॉजी की भी एक सब ब्रांच है और केमिस्ट्री की भी एक सब ब्रांच है, दोनों की सब ब्रांच है। बायोलॉजी में हम सिर्फ इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में हम सिर्फ इसमें वही खास मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे जिनका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इंसान के जिस्म में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, जरा उसकी तरफ नजर डालते हैं। उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा सेल के स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर को हमें रिवाइज करना पड़ेगा। 9th क्लास में आपने देखा था, ये डायग्राम आपके सामने जो बनी हुई है ये एक नॉर्मल सेल की है।
ये एक नॉर्मल सेल है, याद रखिएगा। इंसान के अंदर सारे सेल ऐसे नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ जिनका अलग अलग काम होता है वो अलग अलग होते हैं। अब जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, किसी के अंदर जो है वो प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो थोड़ी बहुत हमने आइडियल सेल लिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास ये एक सेल मौजूद है। सेल का स्ट्रक्चर अगर हम रिवाइज करें 9th क्लास का, तो एक सेल के अंदर 3 मेन चीजें तो लाजमी होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन आप कहते हो सेल की ये जो आउटर बाउंड्री है, ये जो किनारा है, बॉर्डर जिसको आप कह लो, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। साइटोप्लाज्म कहलाता है ये जो आपको लाइट ग्रीन नजर आ रहा है, जितना भी पोर्शन है ये सारा साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस आपका ये जो बीच के अंदर सेल के अंदर आपको एक गोल बॉडी नजर आ रही है, इसको आप कहते हो न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो एक नॉर्मल सेल के अंदर ये 3 पार्ट तो लाजमी होता है। एक उसकी बाउंड्री जिसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद बाकी तमाम जो रीजन है सेल का उसका कहते हो साइटोप्लाज्म, और सेंटर में एक गोल बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके अलावा जो हमारे प्लांट के सेल्स होते हैं या एल्गीज के होते हैं या बैक्टीरिया के होते हैं या फंगस के होते हैं, उनमें इन 3 चीजों के अलावा एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप कहते हो सेल वॉल। ये हमने किंगडम्स में भी पढ़ा था, और इस सेल वॉल की वजह से हमने 2-3 किंगडम्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो सेल वॉल एक इजाफी स्ट्रक्चर होता है, प्लांट में, एल्गी में, बैक्टीरिया में और फंगस में मिलता है। और ये कहाँ होता है? ये सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होता है, यानी फिर सेल मेम्ब्रेन बॉर्डर नहीं होती है प्लांट सेल की, सेल वॉल होता है। सबसे पहले सेल वॉल होता है, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस। बाकी एनिमल्स वगैरह के अंदर सेल वॉल नहीं होता, एनिमल्स वगैरह में ये 3 चीजें होती है। अब अगर हम देखें अब साइटोप्लाज्म के अलावा, अच्छा अब अगर हम देखते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये सारा जेली की तरह का मटेरियल होता है, ठीक है, जिसने ज्यादातर आपके सेल को घेर रखा है, ये सारा जेली टाइप का मटेरियल है। अगर हम इसमें न्यूक्लियस का भी जो अंदर का रीजन है, आप देखें ना, न्यूक्लियस आपको गोल नजर आ रहा है, और इसके अंदर जो जितना भी मटेरियल है वो भी जेली की तरह का है। तो अगर आप इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के जो अंदर का मटेरियल है वो भी ऐड कर दें, तो इसको आप कहते हो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अगर आप न्यूक्लियस की बॉर्डर हटा दें तो ये न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, और अब आपका जो कंप्लीट अंदर का सेल हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब हम बोले, अगर मैं अगर आपसे ये बोलूं कि सेल के अंदर 99% हिस्सा प्रोटोप्लाज्म है, तो मेरी ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म भी हो गया, प्लस ये जो न्यूक्लियस के अंदर हमें सारा मटेरियल नजर आ रहा है ये भी हो गया। तो ये ज्यादातर तो आपका सेल यही हो गया, बाकी क्या बचा? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तो बच गई, वो भी एक पतली सी लाइन है। तो हमारे पास ज्यादातर सेल का जो 99% पोर्शन जो होता है सेल का, हम उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर हम प्रोटोप्लाज्म समझ लें कि प्रोटोप्लाज्म कैसे बना हुआ होता है, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप समझ लें आपको पूरा सेल ही समझ में आ गया, आपको पता चल गया पूरे सेल में क्या क्या चीजें मौजूद है। तो हमारे पास सेल के अंदर बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इमर्ज कर दूं, दैट विल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, उसको मैं प्रोटोप्लाज्म कहता हूं। और अब मैं सिर्फ प्रोटोप्लाज्म को स्टडी करता हूं, मैं सिर्फ प्रोटोप्लाज्म को देखूंगा कि प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास प्रोटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटोप्लाज्म किन चीजों से मिलके बना हुआ है, अगर मैंने प्रोटोप्लाज्म समझ लिया तो मुझे 99% सेल समझ में आ जाएगा, बस सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देख जाएगी, उसकी भी कंपोजिशन देख लेंगे फिर किसी चैप्टर में। तब हम देखते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन को, यानी प्रोटोप्लाज्म की बनावट को, कि प्रोटोप्लाज्म किस तरह का बना हुआ होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है और ये जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सारा सब्सटेंस होता है, यानी दोनों को आप कंबाइन करें तो आप उनको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली की तरह होता है। अगर आपने जेली देखी होगी तो आप जेली को देखें, आपको तकरीबन वो पानी की तरह दिख रही होती है, बस थोड़ी सी जरा हार्ड होती है, थोड़ी सी सख्त होती है, लेकिन ज्यादातर उसमें पानी होता है। तो प्रोटोप्लाज्म हमारा जेली की तरह होता है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स 70 to 90% वाटर। आपके प्रोटोप्लाज्म में 70 से 90% पानी होता है, डिपेंड करता है सेल्स पर। कुछ सेल्स होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में होते हैं, कुछ प्लांट सेल्स होते हैं जो बड़े ड्राई कंडीशंस में रह रहे होते हैं, तो उनका 70% होता है। और जो जैसे प्लांट के अंदर जो सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें 90% वाटर होता है।
हमारे खून के जो सेल्स होते हैं उसमें 90% वाटर होता है, हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं उसमें तकरीबन 75% वाटर होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका सेल कौन सा है। तो प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 70 to 90% वाटर, मैं 90% ले लेता हूँ, 90% वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में, तभी तो वो जेली की तरह का दिख रहा है। यानी कि 90% पानी है तो वो आपको जेली बन गया। 10% है जी उसके अंदर बाकी तमाम वही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। प्रोटोप्लाज्म में आपका 90% पानी है। एक तो वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपको कौन सा हो गया, वाटर। भले ये इनऑर्गेनिक है लेकिन पाया तो जा रहा है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। ज्यादा पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो गया, वाटर। वाटर इज योर फर्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है और सबसे ज्यादा होता है 90%। उसके बाद सेल के जो प्रोटोप्लाज्म में 90% वाटर के अलावा जो 10% रह जाता है हम उसको कहते हैं ड्राई मास। ड्राई मास यानी कि अगर आपके सेल में से सारा पानी में उड़ा दूं, एवोपोरेट कर दूं, यानी 90% वाटर आपका निकल गया, तो जब वो 10% रिमेनिंग सेल रह जाएगा ना, रिमेनिंग प्रोटोप्लाज्म, उसको हम कहते हैं ड्राई मास। और इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस 10% ये जो ड्राई मास है ये आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, और फिर दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको आप विटामिन कहते हैं। ये तमाम आपके मजीद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास प्रोटोप्लाज्म के अंदर। पहला वाटर विच इज 90%, विच इज फार ग्रेटर देन अदर। सबसे पहला हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया वो वाटर है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं और विटामिन। इनमें से ये जो मिनरल्स हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं और जो विटामिन होते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में पाया जा रहा होता है, बॉडी के अंदर बहुत कम होता है विटामिन। तो हमारे पास सिर्फ दो कैटेगरी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो इनऑर्गेनिक हैं, एक ये मिनरल और एक वाटर। बाकी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और ये विटामिन, दे ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। कार्बन, नाइट्रोजन आपको इनमें लाजमी मिलेगा। हम सबको पढ़ेंगे, सिर्फ ये विटामिन नहीं पढ़ेंगे, हमने ये 4-5 पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सबसे मेजर है। बाकी मिनरल्स बहुत कम पॉइंट्स की तादाद में मिलेगा आपको, 0.12 ऐसे। इसी तरह विटामिन की भी तादाद बहुत कम होती है। तो हमारे पास अगर हम प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन को देखें, प्रोटोप्लाज्म की बनावट को देखें, तो हमें प्रोटोप्लाज्म में तकरीबन 90% पानी मिलता है और जो 10% प्रोटोप्लाज्म बच गया दैट इज कॉल्ड ड्राई मास। और ड्राई मास जो है वो बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, लिपिड्स होती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वगैरह वगैरह। ये हमने मॉलिक्यूल्स की बात करी है। अगर हम एटम्स के एतबार से देखें तो हमने मॉलिक्यूल्स की बात की है। अगर मैं एलिमेंट्स के एतबार से देखूं तो ये 6 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये 6 जो एलिमेंट्स हैं ये सबसे ज्यादा है। तकरीबन आपके जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इन सारों में ये सब पाया जाता है। 98% आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन 6 एलिमेंट्स से बने हुए। अब देखें ना, कार्बन की बात करें अगर हम, कार्बन आपको कार्बोहाइड्रेट में भी मिलेगा, प्रोटीन, जितने भी ऑर्गेनिक हैं सब में कार्बन होगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है, प्रोटीन ऑर्गेनिक है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और ये विटामिन और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, दे ऑल आर ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक है इसका मतलब क्या है, इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमें कार्बोहाइड्रेट में भी मिलेगा, प्रोटीन में भी मिलेगा, लिपिड में भी मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड में भी मिलेगा, विटामिन में भी होगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन में मिलता है, उसके अलावा मिनरल्स में भी होता है और विटामिन में भी होता है। फॉस्फोरस और सल्फर ये हमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में मिलता है। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें, प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात करें, बनावट की बात करें, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो 90% पानी से मिलकर बनता है और जो 10% बचता है जिसको हम ड्राई मास कहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह वगैरह। अगर हम एटम्स के तबार से देखें तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर 90% तो वाटर हो गया। अब जो 10% आपके पास ड्राई मास बचा है उसमें कौन कौन सा एटम मिलेगा आपको, कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। खाली ये 6 ही आपके पूरे जो आपका प्रोटोप्लाज्म का 98% है इन्होंने बना दिया।
बाकी तो 2% है वो आपको दूसरे पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन इस जैसे दूसरे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने एक छोटी सी प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखी, हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास जो सेल का जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है प्रोटोप्लाज्म, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब जाहिर बात है ये सारे मॉलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म में है। इस पूरे प्रोटोप्लाज्म में आपका तकरीबन 99% सेल बनाया हुआ है, और आपकी बॉडी में सेल ही तो है और क्या है, सारे सेल्स हैं जिन्होंने मिलकर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये आपने समझ लिया पूरी बॉडी के ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ लिया कौन कौन से। तो कौन कौन से नाम है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। सबसे पहले आया वाटर, उसके बाद आया कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोटीन, उसके बाद आता है हमारे पास लिपिड्स, लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड आया हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड आया, विटामिन आया और हमारे पास मिनरल्स आ गए। मिनरल्स जो है वो आपके इनऑर्गेनिक नेचर के, ये हमारे पास आ रहे हैं जरा क्या नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, है ना जी। अब अगर हम इनको देख लें, अगर हम हाथ के हाथ ये भी देख लें कि ये कितना कितना मौजूद है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, तो वाटर कितना है, तकरीबन 70% लगा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कितना होता है, ये मैं आपको एक समझ लें इंसान के सेल का एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंसान के अंदर भी कई किस्म के सेल्स होते हैं, किसी में कुछ ज्यादा होता है, किसी में कुछ ज्यादा होता है। तो मुझे जनरल आइडिया ले रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना कितना परसेंट है। तो वाटर हमारे पास होता है 70%, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास होता है 24%, उसी तरह प्रोटीन जो है हमारे पास होता है तकरीबन 18%। उसके बाद आते हैं लिपिड्स पर, तो वो तकरीबन हमारे पास होगा 3%। उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और विटामिन को मिला के बोल देते हैं। कॉन्जुगेटेड और विटामिन को अगर हम मिला लें, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक है, कम तादाद में होते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू आती है, लिहाजा इन दोनों को अगर हम मिला के ही बोल लें तो ये हमारे पास होंगे तकरीबन 2 से लेके 3% तक होंगे। न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास होते हैं वो तकरीबन हमारे पास 2% हो जाते हैं, और मिनरल्स आपके पास तकरीबन 1 से 2% होते हैं। ये आपके पास, तो हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें सबसे बड़ा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो वाटर है, विच इज 70%। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, बल्कि इसको हम दूसरे नंबर पे ही कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन। ड्राई मास में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए तो कहते हैं प्रोटीन जरूरी होता है, खाने में खाना चाहिए, बंदा हेल्दी होता है। तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज प्रोटीन विच इज 18%। फिर तीसरे नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट 4%, चौथा होता है जी लिपिड 3% होता है। तो ये 3 मेजर हो गए। वाटर को अगर हम हटा दें तो, क्योंकि वाटर इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के अंदर अगर हम बात करें तो ये 3 मेजर है हमारे, प्रोटीन विच इज 18%, कार्बोहाइड्रेट विच इज 4% एंड लिपिड्स विच इज 3%। उसके बाद ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और ये मिनरल्स होते हैं, ये बड़ी कम तादाद में होते हैं, जिनमें से ये जो मिनरल्स हैं ये आपके पास इनऑर्गेनिक है, 1% होते हैं। ये सिर्फ आपके सेल के फंक्शंस को अच्छा करते हैं, इनका काम कोई इतना खास बनाना नहीं होता है, ये फंक्शंस को अच्छा करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास खाली 2 किस्म के होते हैं, एक कहलाता है डीएनए, एक कहलाता है आरएनए। ये हमारी मालूमात स्टोर कर रहे होते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, इसलिए ये भी कम होते हैं। विटामिन भी आपको बस हेल्दी करते हैं, एनर्जी वगैरह से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स दरअसल इन्हीं को मिला के बनते हैं। अगर आपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को मिला लिया, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट को मिला लिया, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, यानी इन तीनों को मिला लो तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इनको भी हम बास कैटेगरी में इनको नहीं काउंट करते हो आप, बाद औकात इनको कह देते हो कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में शामिल कर देते हो। तो ये हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। हमने इनमें से इनको स्टडी करना है, और एक ये न्यूक्लिक एसिड, वाटर को स्टडी करेंगे, हम प्रोटीन को स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को और न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करेंगे। विटामिन और मिनरल्स को हम स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि फिर वो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। विटामिन तो बहुत किस्म का होता है, विटामिन है सारा कम तादाद में, लेकिन टाइप बहुत है। इसी तरह मिनरल्स भी बहुत कम तादाद में होते हैं, टाइप बहुत है।
और अगर आप मिनरल्स पढ़ोगे तो तकरीबन आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दी, तो ये इसकी इतनी अहमियत नहीं देते हम यहाँ पर। हम खाली इनको मेजर मानते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को। तब हम इनमें से एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम वाटर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर की बात कर लेते हैं, जरा इसको हाईलाइट कर लें बिकॉज इट इज अवर स्टार्टिंग। पहली बात वाटर की बात करें तो पहली बात तो मैंने आपको बताया, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ये, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और इनऑर्गेनिक इन नेचर। एक बात ये हो गई कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तकरीबन ये 70 से लेकर 90% आपके प्रोटोप्लाज्म में पानी है, इसलिए इसको आप कहोगे कि इट इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद दूसरी बात ये कि इनऑर्गेनिक होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला आप जानते हो, H2O, कार्बन नहीं है। तो कार्बन नहीं है, इट मीन्स कि ये जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। मजेदार बात तो यही है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अहमियत देते हैं लेकिन इंसान के या लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया ही इनऑर्गेनिक जाता है। ठीक है जी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी प्रोटोप्लाज्म में? इसकी इंपॉर्टेंस उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये बता दूं इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, कि तमाम एक्टिविटीज जो सेल में हो रही होती है, ऑल एक्टिविटीज विच आर अकरिंग इन सेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जितनी भी आपके सेल में एक्टिविटीज हो रही होती है ना, यानी जितने भी सेल्स में काम हो रहे होते हैं, जितने भी सेल्स में फंक्शन हो रहे होते हैं, खाना तोड़ना, एनर्जी बनाना, प्रोटीन बनाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो हमारे सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं बगैर वाटर के नहीं हो सकते। अभी मैं आपको इनके फंक्शंस बताऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबों के लिए वाटर इंतहाई जरूरी है। दैट इज व्हाई प्रोटोप्लाज्म में अल्लाह ने सबसे ज्यादा वाटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप अपने इस प्रोटोप्लाज्म में से ये वाटर निकाल दो, आपका वो जो 10% ड्राई मास रह जाएगा वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि वो कोई फंक्शन कैरी नहीं कर सकता। जितनी भी एक्टिविटीज हमारे सेल के अंदर हो रही है वो नहीं होंगी, वो सब बंद हो जाएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं वाटर इज नॉट ओनली द मोस्ट अबंडेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन द सेल। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सेल के अंदर, क्योंकि जितनी भी लाइफ के एक्टिविटीज होती है, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं सेल्स के अंदर, वो वाटर की मौजूदगी में ही हो रहे होते हैं, वाटर की मौजूदगी में ही हो सकते हैं। अगर वाटर नहीं होगा वो काम नहीं कर सकते, इट इज एब्सेंट। जैसे हमारी ये जो क्लास है इसके लिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास कंप्यूटर भी हो, लैपटॉप भी हो, नेट भी हो, आई कैन नॉट टेक द क्लास, मैं क्लास ले ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमें वाटर की इंपॉर्टेंस को, इसी ये जो एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस बताई आपको, इसको डीप स्टडी समझने के लिए हमें जरा वाटर की जो मॉलिक्यूल होता है ना उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को समझते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अब हम वाटर के मॉलिक्यूल देखते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल का आपको सबको फॉर्मूला तो याद होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये है जी वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। साइंस की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन होगा जिसका एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर खाली एक एटम होता है, ओनली वन एटम इन वन मॉलिक्यूल। और एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो दूसरा एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन होता है और उसके दो एटम्स होते हैं। ठीक है, तो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें हमें दो किस्म के एलिमेंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कितना एटम होगा? एक। हाइड्रोजन के कितने होंगे? दो। अब कैसे अरेंज हुए वो होते हैं इसको समझते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये ओ रेड वाला, और इसको हम कह लेते हैं हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन मैंने बड़ा बनाया है, हाइड्रोजन मैंने छोटा बनाया है, क्योंकि बड़े और छोटे हैं ये। ऑक्सीजन एक बड़ा एटम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन तो सबसे छोटा एलिमेंट है दुनिया के अंदर, सबसे छोटा एटम होता है इसका, क्योंकि इसके पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है। तो साइज में भी, वेट में भी, हर एतबार से हाइड्रोजन दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम माना जाता है। सबसे सस्ता, सबसे छोटा, सबसे टिकाऊ, सबसे हल्के वजन का एटम होता है हाइड्रोजन का। तो हमारे पास जी ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन H, ये भी एक हाइड्रोजन है H, और ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन।
ठीक है जी, ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, दो हाइड्रोजन के एटम हो गए। उसके बाद इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, और इसी तरह जो दूसरा हाइड्रोजन जो है ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की टर्म में कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं ऐसे बॉन्ड्स को जिसके अंदर एटम्स जो है वो लेन देन नहीं होती एटम्स की, बल्कि वो ग्रुप बना के शेयरिंग हो रही होती है। आपके अभी केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, इसमें एक चैप्टर में आप कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ोगे, बॉन्डिंग का एक चैप्टर आएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इसके अंदर एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को नहीं देता, बल्कि दोनों एटम्स जो होते हैं वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर। और फिर वो जो शेयर्ड पेयर होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन में घूमता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन दे देगा, ये बन गया शेयर्ड पेयर। अब ये जो शेयर्ड पेयर है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी पहले घूमेगा, तो ये ऑक्सीजन में घूमेगा, फिर हाइड्रोजन में घूमेगा, फिर ऑक्सीजन में घूमेगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर वो जो पेयर है ना वो दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे बॉन्ड को आप कहते हो कोवलेंट बॉन्ड। ये भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस बार आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे इसको, है ये। एक तो ये बात हो गई कि एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन के एटम है, और दोनों आप तीनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से वो सॉरी कोवलेंट बॉन्ड से लिंक करते हैं। दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड भी ये वाला जो होता है ना, इसका हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड ये होता है पोलर नेचर का। पोलर नेचर, पोलर नेचर किसे कहते हैं? अगर हमारे पास दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि या इसको एक हाइड्रोजन को भी इग्नोर करें, एक हाइड्रोजन को हम अभी इग्नोर करते हैं, तो एक एटम हमारे पास ये ऑक्सीजन और एक एटम हमारे पास ये रहा हाइड्रोजन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, अब अगर दो अनइक्वल एटम होते हैं, यानी एक बड़ा दूसरा छोटा, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन बड़ा है और हाइड्रोजन छोटा है, तो जब अनइक्वल एटम्स होते हैं तो फिर नाइंसाफी शुरू हो जाती है। नाइंसाफी क्या होती है कि वो जो शेयर्ड पेयर था ऑक्सीजन में ज्यादा घूमेगा, हाइड्रोजन में कम घूमेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास खाना है और एक छोटा सा बच्चा है PP2 क्लास का, उसके पास भी खाना है, हम दोनों ने शेयरिंग कर ली, अब दोनों मिलकर खा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि मैं ज्यादा खाऊंगा, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा खाऊंगा, मैं 4 निवाले खा जाऊंगा, वो बच्चा छोटा है वो कम खाएगा, वो एक निवाला खा पाएगा। तो ये शेयरिंग तो हो रही है लेकिन अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, अनइक्वल शेयर हो रहा है, मेरे पास ज्यादा जा रहा है उसके पास कम। यही मामला यहाँ पर हो रहा है। ऑक्सीजन का एटम बड़ा है, हाइड्रोजन का एटम छोटा है, तो इन्होंने जो शेयर्ड पेयर बनाया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान वजह से, वो शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन को ज्यादा टाइम दे देगा, ऑक्सीजन में ज्यादा अरसा लगाएगा, हाइड्रोजन में जरा कम घूमेगा। तो जब ऐसा होता है ना, अनइक्वल एटम होते हैं, तो फिर जो शेयर्ड पेयर होता है वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाइड्रोजन को कम मिल रहा होता है, ऑक्सीजन को ज्यादा मिल रहा होता है। ऐसे वाले बॉन्ड को, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर। और अगर दोनों बराबर होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना दो, दोनों हाइड्रोजन के दरमियान अगर आप कोवलेंट बॉन्ड बनाओ, तो अब जो शेयर्ड पेयर होगा वो दोनों को बराबर मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है। इस हाइड्रोजन पे भी जितना जाएगा उसी हाइड्रोजन में, इसी हाइड्रोजन में भी उतना ही घूमेगा, तो इसको आप कहते हो नॉन पोलर। तो ये पोलर नॉन पोलर ये भी केमिस्ट्री है, इस चैप्टर में आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये चीज। तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, पहली बात ये कोवलेंट बॉन्ड वाला होता है, यानी इसमें जितनी भी बॉन्डिंग्स होती हैं वो कोवलेंट होती है, यानी कि शेयर्ड हो रहा होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर्ड होता है। दूसरा पोलर नेचर होता है, ऑक्सीजन जो है शेयर्ड पेयर ज्यादा लेता है, हाइड्रोजन को कम मिल रहा होता है, दोनों हाइड्रोजन को कम मिल रहा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा ले रहा होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हमारे पास पोलर नेचर होता है तो फिर हमारे इन एटम्स के अंदर भी एक छोटा सा चार्ज आ जाता है। ये जो ऑक्सीजन होता है जो ज्यादा लेता है, जो ज्यादा ले रहा होता है उसके पास आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिखते हैं हम। और जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के पास इस सिचुएशन में कम जा रहा है, तो इनके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे नाइंसाफी शुरू हो गई है, ऑक्सीजन को जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा मिल रहा है, और जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो कम मिल रहा है। तो इस नाइंसाफी की वजह से हमारे इस मॉलिक्यूल के तमाम एटम्स में एक चार्ज आ जाता है, उसको हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। ऑक्सीजन पे चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन कम खींच रहे हैं तो इन पर आ गया पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को अगर आपके पास चार्जेस आ जाते हैं, इसको आप कहते हो डायपोल। डायपोल, पोल आप समझते हैं ना, मैग्नेट के होते हैं पोल। एक मैग्नेट आपने देखा होगा, उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल कहते हो, एक साउथ पोल कहते हो। तो दो पोल है, अलग अलग है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी देखें ऐसा मैग्नेट की तरह का हो गया, दो पोल बन रहे हैं। देखें पूरे मॉलिक्यूल के दो हिस्से हो गए। ये आपके पास ये वाला जो है ये एक पोल हो गया नेगेटिव का, और ये वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा देखें ये पॉजिटिव का पोल हो गया। तो दो अलग अलग पोल बन गए इस मॉलिक्यूल के, एक पोल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं डाइपोल। तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है। वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन सेंटर में और मेन एलिमेंट होता है, और दोनों हाइड्रोजन एटम उससे कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये पोलर नेचर का होता है, क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो अनइक्वल शेयर हो होते हैं। हाइड्रोजन को कम और ऑक्सीजन को ज्यादा मिलते हैं। तो इस ये जो अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हम कहते हैं डाइपोल। और इस डाइपोल की वजह से अब आप देखें ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव आ गया तो ये अट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। अब ये पूरा एक एलिमेंट हमने इसका एक मॉलिक्यूल देख लिया। अब हम जरा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो फिर हमें बात क्लियर होगी। अब सपोज करें ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये एक आ गया, ये एक आ गया, दूसरा ये एक आ गया, ये पूरा इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों शामिल है। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब ये एक गोल का मतलब, एक अंडे का मतलब हो गया ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन है। हमने तो देखा है अभी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो सपोज करें इस गोल अंडे के इस तरफ है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो देख लें ये डायपोल हो गया, दो पोल्स हो गए वाटर मॉलिक्यूल के। इसी तरह इस वाटर मॉलिक्यूल में भी अगर ऑक्सीजन आप कह रहे हैं सीधे हाथ की तरफ है तो यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज, और उल्टे हाथ की तरफ हाइड्रोजन है तो यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। इस तरह आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के दो पोल बने हुए। हर एक वाटर मॉलिक्यूल में आपको दो पोल मिल रहे हैं, एक पोल पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पोल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायपोल। डायपोल नेचर हो जाता है इसका। तो कोवलेंट भी है, पहली बात कोवलेंट है, पोलर है और डाइपोल है। अच्छा, अब आप देखा अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। अगर आप ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ले लें तो अब अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, है ना। पॉजिटिव को ये तो आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, और ये जो है इसके पास आके चिपक जाएगा ऐसे, ये जुड़ गया आपस में। अल्लाह आपको भला करे, मैं एरो को तीर को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चूंकि ये चार्जेस आ गए ना, अब इस वजह से अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। और अब आपके पास ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो गए, एक का जो नेगेटिव पोल था दूसरे के पॉजिटिव पोल से अट्रैक्ट हो गया, ऐसा एक छोटा सा बॉन्ड आ जाता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं फिर आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी। अब इसी तरह ये जो नेगेटिव है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, ये आ गया करीब ऐसे, और अब यहाँ पर भी क्या हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ऐसे। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये भी अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे चेन बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह जो है ना वाटर मॉलिक्यूल की एक लंबी सी चेन बन जाती है, ये ऐसी चेन बन जाती है। ठीक है, ये जो आपके पास ये वाले जो बॉन्ड आ रहा है ना, इनको आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी केमिस्ट्री का टर्म है, अगेन वही बात की है, सब केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है। जब ये तीनों आपस में मिले हुए हैं तो कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर है और डाइपोल हो जाता है। यानी वाटर मॉलिक्यूल का एक पोल नेगेटिव हो जाएगा, एक हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, और उस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इनके दरमियान भी, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर जो है वो काफी मजबूत हो जाता है। इस हाइड्रोजन की वजह, हाइड्रोजन बॉन्ड जो आ रहा है ना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर यूनिक हो गया बाकी तमाम से। आप देखो ना वाटर पे सबसे ज्यादा चीजें डिसॉल्व हो जाती है,
आप वाटर के अंदर आयोनिक सब्सटेंसेस को भी डिसॉल्व कर सकते हो, पोलर को भी डिसॉल्व कर सकते हो, और बहुत सारे नॉन पोलर्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं दुनिया में। इसको आप कहते हो बेस्ट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किसे कहते हो? जिसमें चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। ये बेस्ट सॉल्वेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपने अंदर चीजें डिसॉल्व कर देता है। इसीलिए तो अल्लाह ने आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर रखा हुआ है। भाई अल्लाह ने कोई दूसरा लिक्विड क्यों नहीं रखा प्रोटोप्लाज्म के अंदर? वाई वाटर? कोई दूसरा लिक्विड रख देते अल्लाह, अल्कोहल रख देते, हम टून टून घूमते। अल्कोहल नहीं रखा, दूसरे सारे इतने सारे लिक्विड ने उनको नहीं रखा, वाटर रखा है। वाई? बिकॉज इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट। ये यूनिक एटम, यूनिक मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें पोल्स हैं, इसमें चेन्स बन जाती हैं। ये इजीली फ्लो हो जाएगा इस चेन की वजह से, कहीं से टूटेगा नहीं। तो दैट इज वाई ये जो आप केमिस्ट्री समझे हो वाटर मॉलिक्यूल्स की, इस केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लो। इसकी वजह से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स की तमाम प्रॉपर्टीज इसके यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।